हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग बढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से सुंदर और प्यारी सी कविता वर्षा बहार। इसके कवि हैं मुटुकधर पांडे। पद्मश्री से सम्मानित ये कवि को प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने में महारत हासिल है। इन्होंने वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु की मनमोहक और सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। बहार का अर्थ ही होता है खुशी, आनंद या मौज मस्ती। ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो आकाश से लेकर धरती तक आकर्षण और सुंदरता फैली हुई होती है। बाहर ही बाहर होता है। चलिए हम लोग भी कविता पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। छटा का अर्थ होता है सुंदरता और अनूठी कहते हैं एकदम अलग और सुंदर को। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु की मनमोहक सुंदरता सभी के मन को लुभा रही है, आनंदित कर रही है, आकर्षित कर रही है। नभ यानी आकाश में एकदम अलग और सुंदर बादल घने और गहरे दिखाई दे रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। बिजली के चमकने और बादल के गरजने से धरती से लेकर आकाश तक रहस्यमयी और रोमांचक दृश्य दिखाई दे रहा है। तेज वर्षा होने के कारण झरने भी उफान मारने लगे हैं। ये सब दृश्य देखकर हृदय में बहुत ही मनोरम चित्र महसूस हो रहा है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। मालिन माली का स्त्रीलिंग रूप है जो बगीचे की देखभाल करती है। वर्षा ऋतु में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो पेड़ की शाखाएं या डालियां हिलने लगती है, खुशी से झूमने लगती है। बगीचे में बहार आने से अर्थात वर्षा की ठंडक और ताजगी फैलने से मालिनी भी प्रसन्न होकर मधुर गीत गा रही है। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपी है ग्रीष्म ताप खोते। तालों तालाब को कहते हैं। लखों का मतलब यहाँ हो गया लाखों या असंख्य। जीव जलचर अर्थात पानी में रहने वाले जीव जंतु। पपीहे कहते हैं चातक या कोयल को, जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी पीता है। ऐसा माना जाता है कि यह बारिश की पहली बूंद पीता है। तालाबों में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछलियां, कछुए, मेढक आदि प्राणी वर्षा ऋतु में अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनके घर में खुशहाली आ जाती है क्योंकि उनका घर अर्थात रहने की जगह पानी से भर जाता है। पपीहे जिसको वर्षा ऋतु से अत्यधिक लगाव होता है, उसकी प्यास बुझती है तो वो गर्मी की तपिश को भूलकर अपनी प्यास बुझाते हुए ताजगी और ऊर्जा का अनुभव कर इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ देख रहे हो सब कोई खुश है। बच्चे, किसान, फूल, नदी नाले सब के सब वर्षा ऋतु में खुश हो जाते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। सुगीत अर्थात प्यारा गीत या अच्छा गीत। वर्षा ऋतु में जलचर ही खुश नहीं होते बल्कि जंगल का दृश्य भी मनोरम हो जाता है। वन में सभी मोर अपना सुंदर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। इस ऋतु में मेढक अपनी टर टर की ध्वनि से वर्षा ऋतु के स्वागत में सुंदर गीत गाते रहते हैं। अर्थात मेढक की टर टर ध्वनि वर्षा ऋतु के आने की पहचान है, इसीलिए इसकी ध्वनि भी मनमोहक सुनाई देती है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या खुशबू। आमोद अर्थात खुशी का वातावरण। वर्षा ऋतु में गुलाब के फूल भी सुंदरता और मधुर सुगंधों से वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ वर्षा के इस सुखमय वातावरण में जीव जंतु और पेड़ पौधे ताजगी और ठंडक मिलने से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मनहर का अर्थ होता है मनोहर। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल
इस प्रकार मस्ती में उड़ रहे हैं मानो एक पंक्ति में हंसों का झुंड उड़ रहा है। यहाँ ऊपर चित्र में देख रहे हो, बादलों का झुंड उड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हंसों का झुंड उड़ रहा हो। यह देखने में शांति और सुंदरता का प्रतीक लग रहे हैं। किसान और फसलों का वर्षा ऋतु से विशेष संबंध है। वर्षा के आने से किसान भी अत्यधिक खुशी का अनुभव करते हुए मेहनत और परिश्रम के बावजूद मधुर ध्वनि में मनोहर गीत गा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इतनी सारी विशेषताएं और सुंदरता को समेटे हुए वर्षा ऋतु धरती के लिए अनोखी वरदान है, एक सौगात है। पूरे संसार में आकाश से लेकर धरती तक खुशियां फैलाने वाली यह ऋतु बहार लेकर आती है। पूरे संसार की शोभा या सुंदरता वर्षा ऋतु पर टिकी हुई होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि कवि मुटुकधर पांडे ने किस प्रकार वर्षा ऋतु को हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला है, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आया है? दुख और निराशा? बिल्कुल नहीं। आनंद और प्रसन्नता? यही सही उत्तर है। भय और चिंता, क्रोध और विरोध, ऐसा कुछ तो वर्षा ऋतु में आता ही नहीं है। इसलिए इसका एक ही उत्तर है, आनंद और प्रसन्नता। दूसरा है, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? पहला है बादलों के घिरने का दृश्य, दूसरा है बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। तो यहाँ दोनों वाक्य को जोड़कर एक ही सही उत्तर मिलता है, बादलों के घिरने का दृश्य। तीसरा है, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा आपने कविता में पढ़ा है कि सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है, ये भी सही है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है, ऐसा भी आपने कविता में देखा ही है। तो ये तीनों उत्तर सही होंगे। यहाँ देख रहे हो रंग बिरंगे छाता लिए हुए बच्चे कैसे वर्षा ऋतु में खुश हो रहे हैं। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है, ये भी सही होगा। और हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी सही होगा। हो सकता है कि आपके समूह साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो जैसा मैंने बताया है, आप उसी तरह से चर्चा करोगे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क है, फिरते लखों पपी है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। तो इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाकर अपनी प्यास बुझाकर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं तथा मोर जंगल में मस्त होकर नाचते हैं। दूसरा है, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। इसका उत्तर होगा, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल हंस के समान एक पंक्ति में उड़ते रहते हैं तथा किसान अपनी खेतों की हरियाली देखकर खुशी के मनोहर गीत गाते हैं। मिलकर करे मिलान, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। इसका अर्थ होगा, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। दूसरा है, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब।
इसका अर्थ होगा ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। तीसरा है तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु में तालाबों में के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। चौथा है फिरते लखो पपी हैं ग्रीष्म ताप खोते। इसका उत्तर होगा वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। पांचवा है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इसका उत्तर होगा वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। छठा है चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। इसका उत्तर होगा हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है। सोच विचार के लिए क है कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा बागों में हरियाली छाने के कारण मालिनी गीत गा रही हैं, प्रिय ऋतु वर्षा आने के कारण मेढक गीत गा रहे हैं और फसलों की पैदावार अच्छी होने के कारण किसान गीत गा रहे हैं। ख है बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहली पंक्ति में वर्षा ऋतु में आकाश में होने वाले परिवर्तन से बारिश के आने की सूचना दी गई है और दूसरी पंक्ति में बारिश के आने के बाद धरती पर आई खुशहाली का वर्णन किया गया है, अर्थात वर्षा आने के कारण और उसका प्रभाव का वर्णन है। ग है कविता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का अर्थ आपने समझ लिया है तो आप अपनी मर्जी से इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। घ है खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा यह दृश्य प्रकृति में नयापन, ताजगी और सौंदर्य का प्रतीक है। उसके बाद है कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर यह बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। तो पंक्ति चुनकर आप खुद लिखोगे। उसके बाद उपरोक्त गतिविधियां वातावरण में खुशहाली और सुंदरता का प्रतीक है। वर्षा ऋतु आनंद और ताजगी देने वाली ऋतु है, इसीलिए इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार रखा गया है। उसके बाद अनुमान और कल्पना से आपकी रचनाएं, ये सब क्रियाकलाप आपको करने के लिए है क्योंकि करोगे तभी तो सीखोगे। शब्द से जुड़े शब्द, अब वर्षा से जुड़े शब्द क्या क्या हो सकता है? उत्साह यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा झमाझम, रिमझिम, बहार, मेघ गर्जन, उल्लास, फुहार, आपको जो शब्द सही लगे वह यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम लोग समझते हैं विशेषण। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो आपने यह समझ लिया है कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह संज्ञा शब्द होता है विशेष्य और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे मान लो कि आप लंबे हो, तुम लंबे हो। तुम या आप हो गया विशेष्य, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हो गए लंबा। लंबा हो गया विशेषण और तुम या आप जो भी वाक्य में प्रयुक्त हो वो हो गया विशेष्य, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तुम और आप सर्वनाम शब्द है
और लंबा या छोटा विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। यहाँ अनूठी हो गया विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है? घटा की, इसीलिए घटा हो गया विशेष्य। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। यहाँ कतार की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, इसीलिए सुंदर हो गया विशेषण, कतार हो गया विशेष्य। उसी तरह से मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। सुगीत हो गया विशेष्य और प्यारे हो गया विशेषण। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। इसमें दो दो विशेष्य और विशेषण है। हवा की विशेषता है ठंडी, यानी ठंडी हो गया विशेषण, हवा हो गया विशेष्य। वैसे ही डालियां की विशेषता है सब, सब हो गया विशेषण और डालियां हो गया विशेष्य। तो मेरे ख्याल से आप विशेषण और विशेष्य को समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब आप कविता का अर्थ समझ लिए हो तो कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा कि कविता में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। यदि आपको अर्थ समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।